नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से शुरू किए गए स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं के लिए विषय परक ऑफलाइन कक्षाओं के कार्यक्रम ज्ञानदूत 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर श्रुति गुप्ता। हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन में नॉर्मली हर यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 के बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस का पार्ट है एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, एरीन एवं एरोमेटिकता। इसी को ही हम पिछले 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं, हम उसी को ही आगे करेंगे। अभी तक हमने देखा था कि किस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर डिड्यूस किया गया और फिर उसके स्ट्रक्चर को समझाया गया विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हम उसी चीज को ही आगे बढ़ाएंगे। हम करेंगे एरोमेटिक कैरेक्टर या एरोमेटिसिटी। एरोमेटिकता किसे कहते हैं? एरोमेटिकता जो है या एरोमेटिक यौगिक जो हैं, उनके गुण उनके साथ के जैसे ही दूसरे एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक यौगिकों से भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं? कि एरोमेटिक यौगिक जो हैं वो असंतृप्त हैं, उसके बावजूद वो योगात्मक अभिक्रियाएं देने की अपेक्षा प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं देते हैं। इसी तरह से जो एरोमेटिक अमीन्स हैं वो एलिफैटिक अमीन की तुलना में दुर्बल क्षार होती हैं। फिनॉल्स जो हैं, मतलब जिसमें एक फिनाइल रिंग के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है, वो अम्लीय हैं, जबकि जो अल्कोहल्स हैं वो उदासीन होते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा जो है, वो एरोमेटिक यौगिकों की बहुत कम होती है। ये हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यह जो केमिकल इनर्टनेस है, इनर्टनेस मतलब अक्रियता जिसे हम कहेंगे, ये जो रासायनिक अक्रियता है, ये एरोमेटिसिटी कहलाती है या इसी को ही हम एरोमेटिक कैरेक्टर कहते हैं। अब किसी भी यौगिक को एरोमेटिक कैरेक्टर दर्शाने के लिए आवश्यक है कि उसमें निम्न गुण हो। पहला, अणु जो है वो प्लेनर, समतल हो और चक्रीय हो। उसमें संयुग्मित विबंध हों, एक वलय के रूप में, एक बंध तंत्र के रूप में, एक वलय के रूप में उसमें संयुग्मित विबंध होना आवश्यक है। Conjugated double bonds in a ring or in a closed system. It should have evenly distributed electrons around the ring. रिंग या वलय जो है उसके सब तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द रिंग और क्लोज सिस्टम शुड बी वेरी हाई। जो अनुनाद ऊर्जा है वो बहुत अधिक होनी चाहिए। हमने देखा था बेंजीन के केस में। कंपाउंड्स शुड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली रादर देन एडिशन रिएक्शंस। असंतृप्त हैं तो नॉर्मली उन्हें योगात्मक अभिक्रियाएं देनी चाहिए, लेकिन एरोमेटिक यौगिकों की विशेषता है कि वे योगात्मक अभिक्रियाओं की बजाय प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं ज्यादा आसानी से देते हैं। These compounds have low heat of hydrogenation, that is their energy level is lower than expected, which means they are usually stable. इन सभी यौगिकों की, जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं, इनकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान कम होता है, अर्थात इनकी स्वयं की जो ऊर्जा है वो कम है, और ऊर्जा कम होने का अर्थ ही है कि उनका स्थायित्व ज्यादा है। ये डील-सैल्डर रिएक्शन नहीं दिखाते, जो डाइन्स की विशेषता होती है। All aromatic compounds show anisotropy. अब देखिए, anisotropy एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है कि जब भी किसी एरोमेटिक यौगिक को किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस चुंबकीय अक्ष के चारों ओर घूमना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण एक रिंग करंट उत्पन्न होता है। इस फिनोमिनन को, इस प्रक्रिया को एनाइसोट्रोपी कहा जाता है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो एनाइसोट्रोपी दर्शाते हैं और साथ में ये हकल के नियम का पालन करते हैं। ये सारे गुण होने चाहिए किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में। अब हकल का नियम क्या है? इसी को हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल भी कहते हैं। हकल के नियम के अनुसार फॉर अ मॉलिक्यूल टू शो एरोमेटिक कैरेक्टर इट शुड बी साइक्लिक, planar with completely conjugated pi electron system having sp2 hybridized carbon atoms containing 4n+2 pi electrons where n is an integer. अब इसको समझिए, एक वाक्य में सारी प्रॉपर्टीज आ गई।
ये कहता है, हकल का नियम कहता है कि किसी भी यौगिक को एरोमेटिक गुण दर्शाने के लिए क्या क्या आवश्यक है? वह चक्रीय होना चाहिए, वह समतल होना चाहिए, उसमें संयुग्मित पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, संयुग्मित हो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन एटम्स में sp2 संकरण हो, और जो इलेक्ट्रॉन्स हो, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, उनकी संख्या कितनी हो? 4n+2। अब ये n क्या है? n एक पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक जो है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 1, 2, 3 आगे तक जितना भी हम जाना चाहें। तो ये एक वाक्य में पूरा हकल का जो नियम है, ये सारी प्रॉपर्टीज को समाहित करते हुए और एक बार में आपको समझाता है कि कोई भी यौगिक एरोमेटिक कब होगा। अब इस वाक्य से आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि किसी भी यौगिक की जो एरोमेटिकता है, वो उसके कार्बन एटम्स की संख्या पर निर्भर नहीं करती, वरन उसमें उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर करती है। कितने कार्बन एटम्स हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इससे फर्क पड़ता है, और इसी से निर्धारित होता है कि यौगिक जो है वो एरोमेटिक होगा अथवा नहीं। अब हम हकल के नियम की एप्लीकेशंस देखते हैं। हकल के नियम ने जो बाकी चीजें कही कि समतल होना चाहिए, एक चक्रीय यौगिक होना चाहिए, उसमें संयुग्मित द्विबंध होने चाहिए, ये बहुत सारी जो उन्होंने कंडीशंस कही, उन्हीं की हम एप्लीकेशंस देखते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन हम कब देखेंगे? जब n का जो मान है, जो पूर्णांक हम कह रहे थे, वो यदि 0 हो तो 4n+2, तो 4n तो वो तो 0 हो गया, +2 मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ? एक ही द्विबंध होगा। अब जब एक द्विबंध होगा तो सोच के देखिए कि संयुग्मन कैसे होगा? संयुग्मित स्थिति नहीं हमारे पास क्रिएट हो सकती। इसके लिए अब आप देखिए क्या स्थिति बनती है। हम एग्जाम्पल लेते हैं डाइफिनाइल साइक्लोप्रोपीनियम कैटायन का। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन मतलब हमने एक 3 कार्बन की रिंग बनाई, एक डबल बॉन्ड लगाया, तो ये साइक्लोप्रोपीन हो गया। डाइफिनाइल का मतलब 2 फिनाइल ग्रुप्स लगा दिए, और कैटायन, कैटायन का मतलब है एक पॉजिटिव चार्ज है। अब आप देखिए इस यौगिक में आप जैसे जैसे इस बॉन्ड को इधर से उधर शिफ्ट करेंगे, वैसे वैसे आपका ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये पूरे में रोटेट होता चला जाएगा। ठीक, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज के कारण और इस पॉजिटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन, ये देखिए ये डॉटेड लाइन बनी हुई है, इसका मतलब आप इधर देखिए तीनों कार्बन्स पे बारी बारी से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये धनावेश जो है ये बारी बारी से तीनों कार्बन्स पर गया, अर्थात ये इस पूरे चक्र पर फैला हुआ है, और इस फैलाव के कारण ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम था, इसमें इतनी अनुनादी संरचनाएं बनी, और इस कारण से यह यौगिक एरोमेटिक हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं जब n का मान हो 1। 1 का मतलब हुआ 4n+2 में 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सबसे कॉमन एग्जाम्पल होते हैं इसमें। सबसे पहले एग्जाम्पल हम बेंजीन देख ही चुके हैं, 3 इसमें द्विबंध हो जाएंगे, तो उसकी अलग अलग डबल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज होती चली जाएगी, और इस तरह से अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। बेंजीन की हम देख चुके हैं। हम देखते हैं पिरिडीन की। पिरिडीन में देखिए क्या हो रहा है। पिरिडीन बेसिकली है, ये एक हेक्सागन है जिसमें 5 कार्बन हैं, और छठे पे कार्बन की बजाय नाइट्रोजन लगा हुआ है। अब नाइट्रोजन जो है, यहाँ पर हम सब जानते हैं, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं नाइट्रोजन का, तो इस पे एक लोन पेयर होता है, एकाकी युग्म होता है नाइट्रोजन पर हमेशा, है ना। तो अब ये जो एकाकी युग्म है, ये भी साथ में भाग ले लेगा। 3 तो द्विबंध हो गए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये जो एकाकी युग्म है, ये एकाकी युग्म तो यहाँ पर एज सच रहेगा, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, अभी मान लीजिए ये वाला डबल बॉन्ड जो था यहाँ पर, पहले हमने डबल बॉन्ड्स इस पोजीशन में लगाए, नेक्स्ट में हमने डबल बॉन्ड्स जैसे हम बेंजीन में करते थे, हमने उसकी पोजीशन बदली। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हुआ। क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। ये डबल बॉन्ड इस पर शिफ्ट हुआ, इस पर शिफ्ट होते ही क्या हुआ, इस कार्बन पर धनावेश आ गया,
अब अगली संरचना में इस धन आवेश को उदासीन करने के लिए ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इस डबल बॉन्ड के इधर शिफ्ट होते ही धनावेश यहां पर चला गया। अगली संरचना में ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो ये धनावेश इधर आ जाएगा। नतीजा आपको इतनी सारी संरचनाएं मिली, और याद रखिए इन सारी संरचनाओं में चूंकि एक डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन पर आ गए थे, तो नाइट्रोजन इज ऑलवेज गेटिंग अ नेगेटिव चार्ज, राइट? तो ये आप ध्यान रखिए, इसको ओमिट करिएगा, दिस इज नॉट NH2। नेक्स्ट हम आते हैं कि जिसमें हम और इसके एग्जांपल्स देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ही। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ही अब हम अभी तक हमने देखी 6 सदस्यीय जो वलय थी हमारी, बेंजीन थी चाहे पिरिडीन थी। अब हम देखते हैं 5 सदस्यीय वलय। 5 सदस्यीय वलय में ये देखिए, ये 5 सदस्यीय वलय है, 4 साइड पर आपके कार्बन हैं, 5वीं साइड पर हमने लिखा एक X। अब X कुछ भी हो सकता है, देखिए X का अगर वो NH है तो यही यौगिक पायरोल कहलाएगा, यदि X सल्फर है तो थायोफीन कहलाएगा, यदि X ऑक्सीजन है तो फ्यूरान कहलाएगा। संरचनाएं सब में एक सी हैं, सिर्फ निर्भर करता है कि आपने X की जगह पर कौन सा तत्व रखा है। नाइट्रोजन के साथ है तो पायरोल, सल्फर के साथ है तो थायोफीन, और ऑक्सीजन के साथ है तो फ्यूरान। अब इसमें स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे याद रखिए, आपके यहाँ पर अगर आपने इसको सल्फर लिया या ऑक्सीजन लिया तो 2 एकाकी युग्म होते हैं, अगर नाइट्रोजन लिया तो केवल एक ही एकाकी युग्म होगा। उस एकाकी युग्म ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिए। याद रखिए अब की बार डबल बॉन्ड्स हमारे पास केवल 2 ही हैं, 2 डबल बॉन्ड्स का मतलब केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहे हैं। बचे हुए जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस X समूह से आएंगे। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इस तरफ शिफ्ट हुए, इधर डबल बॉन्ड आएगा। नतीजा ये जो डबल बॉन्ड था ये इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया, देखिए ये नेगेटिव चार्ज आ गया इस वाले कार्बन पर और डबल बॉन्ड आ गया इधर। लेकिन अब चूंकि इस X पे से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हट चुका है एज सच, तो यहां पर आ जाता है धनावेश। और जिस तरह से आपको ये एरोज दिख रहे हैं उससे आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। अब एक चीज आप लोग जब भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो स्ट्रक्चर्स बनाते हुए कुछ बेसिक सी चीजें याद रखिएगा। हम 2 तरह से एरोज बनाते हैं, कर्व्ड एरोज की बात कर रही हूं मैं, जहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमेशा कर्व्ड एरो, गोल घूमे हुए तीर से दिखाया जाता है। पहली चीज तो ये याद रखिए कि यदि हम केवल एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाएंगे तो हमारा हाफ हेडेड एरो बनेगा। अभी देखिए आप इस तीर में आपको दोनों तरफ तीर दिख रहा है, पूरा तीर है ये, है ना? अगर हम क्यों है ये पूरा तीर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका मूवमेंट हो रहा है। यदि हम फ्री रेडिकल की या किसी ऐसी स्पीशीज की बात करते हैं जिसपे केवल एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा हो तो ये तीर आधा रह जाता है, केवल एक ही साइड पे बनता है ये। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी नेगेटिव चार्ज इज गेटिंग कन्वर्टेड टू अ डबल बॉन्ड, तो देखिए क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज से तीर उत्पन्न होगा, इसका प्रादुर्भाव यहां से होगा और ये जहां पर डबल बॉन्ड बनेगा इसके सेंटर में आएगा। ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दर्शाने के लिए जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको समझा रही हूं कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हम दर्शाते हैं तो जब हम नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं तो हम उस 2 कार्बन्स के बीच में लेके आएंगे एरो को, और जब हम डबल बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं तो देखिए एरो के बीच में से लेते हुए और हम उस पर्टिकुलर कार्बन पर शो करेंगे। ये देखिए ये जो तीर है ये इस पर्टिकुलर कार्बन को दिखा रहा है, ये तीर मैंने कहीं यहां बीच में लाके नहीं छोड़ा है। इस पर्टिकुलर कार्बन को दर्शाने का क्या मतलब हुआ कि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया। यहाँ पे नेगेटिव से बीच में लाने का क्या अर्थ हुआ कि इन दोनों कार्बन्स के मध्य डबल बॉन्ड बना। तो ये जब आप अपने पेपर में भी लिखते हैं, एग्जाम में भी लिखें, तो ये हमेशा के लिए याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दर्शाने के लिए स्पेसिफिक तरीके होते हैं लिखते समय। तो आप ये देखिए ये नेगेटिव से चार्ज से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ। अब चूंकि 2 पास में डबल बॉन्ड्स नहीं हो सकते थे क्योंकि हाइड्रोजन है ही यहाँ पर, तो ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन पर लोकलाइज होकर के इधर नेगेटिव चार्ज आ गया।
ये नेगेटिव चार्ज इधर डबल बॉन्ड बनाया तो नतीजा ये वाला डबल बॉन्ड इधर नेगेटिव चार्ज में क्रिएट हो गया। इस तरह से करके सब जगह अनुनादीय संरचनाएं बनती हैं। देखिए ये जो तीर हैं ये रेजोनेंस के हैं, ऑल दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसे बन रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो इन डबल बॉन्ड के आ गए और एक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था वो पार्टिसिपेट करता है इस अनुनाद में। नेक्स्ट हम आते हैं इसी में ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ही साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। अब ये देखिए यहां पर क्या हुआ, अभी तक हमने इसको यहां पर हम एक X लगा रहे थे, जो हमने पिछला एग्जाम्पल देखा उसमें हम यहां पर एक X लगा रहे थे जिसमें लोन पेयर थे। हम उसकी बजाय हम सिंपल क्या कर सकते हैं, साइक्लोपेंटाडाइइन। साइक्लोपेंटाडाइइन मतलब आपने साइक्लोपेंटेन बनाया, उसमें 2 डबल बॉन्ड बनाए और एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज लगाया। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, अगर हमने इसको साइक्लोपेंटाडाइइन बनाया था तो मतलब इस 5वें कार्बन पे तो दोनों तरफ हाइड्रोजन ही लगे हुए थे, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया। और कैसे निकल गया कि अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को देते हुए निकल गया। नतीजा ये तो निकल गया H पॉजिटिव के रूप में, एक प्रोटॉन के रूप में, और यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब बिल्कुल जैसे अभी हमने पहले बनाई थी फ्यूरान में, थायोफीन में, इन सब में जो संरचनाएं बनाई थी आइडेंटिकल उसी तरह की संरचनाएं बनेंगी। नतीजा ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे में डीलोकलाइज हो जाएगा हमारे, और इस तरह से यहाँ पर अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्रिएट हो जाता है और ये यौगिक हो जाता है, या ये जो अणु है ये हो जाता है हमारा एरोमेटिक। इसी में ही हम एक और आते हैं साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन, जिसका एक दूसरा नाम और होता है ट्रोपाइलियम कैटायन। ये इसी नाम से ही ज्यादा फेमस भी है, ट्रोपाइलियम कैटायन। ये परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, साइक्लोहेप्टाट्राइइन, हेप्टा मतलब 7 कार्बन हो जाएंगे, साइक्लिक बनेगा यौगिक, और ट्राइइन, ट्राइइन मतलब 3 डबल बॉन्ड होंगे और साथ में एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ये देखिए ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये 7 कार्बन हो गए, 3 डबल बॉन्ड्स हो गए, और जो 7वां कार्बन था वो सैचुरेटेड है। देखिए sp3 कार्बन है वो, और सैचुरेटेड मतलब इस पे दोनों हाइड्रोजन्स लग रहे हैं। अब की बार देखिए यहां से जब हम इधर देख रहे थे तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन निकला लेकिन इलेक्ट्रॉन्स देते हुए निकला था। नतीजा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया था। क्यों, क्योंकि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से थे, हमें 5वां और 6ठा इलेक्ट्रॉन चाहिए था। अब की बार स्थिति थोड़ी भिन्न है, हमारे पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 डबल बॉन्ड्स के कारण। तो हम अब यहां से अगर हाइड्रोजन ऐसे निकलेगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स देते हुए निकल गया तो वो तो फिर 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, जो कि एरोमेटिक नहीं होगा। यहां पर अब आप, इसीलिए आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, उसको समझ के चलिए। यहां पर ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन ऐसे निकलेगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेते हुए निकलेगा। देखिए -H, माइनस का क्या मतलब, ये निकल रहा है विद द नेगेटिव चार्ज। तो जब ये यहां से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेते हुए निकल गया तो यहां पर आ गया धनावेश। अब ये जो धनावेश है, आप जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे अगेन ये धनावेश पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये आपको एक संरचना मिलेगी। इसी को हम कहते हैं ट्रोपाइलियम कैटायन या साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन। ये परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी संरचनाओं को ध्यान से बनाना सीखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं जब n का मान हो 2, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n + 2, तो 4n में तो हो गया 8 और +2 करा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का क्लासिक एग्जांपल होता है हमारा नैप्थलीन। 2 बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हैं, जो इसमें ये 5 डबल बॉन्ड्स हैं, सीधा सा हिसाब है, 5 डबल बॉन्ड्स हैं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनकी आपने पोजीशन चेंज करी, रेजोनेंस होता है और ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है। n = 3, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एंथ्रासीन इसका अगेन एक क्लासिक एग्जांपल है। 3 बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड हैं, 7 डबल बॉन्ड्स हैं और इस वजह से इसमें अगेन अनुनाद होता है, डबल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज होती चली जाती है और इस तरह से ये यौगिक भी एरोमेटिक हो जाता है। अब हम आते हैं कि जो हमारे एरोमेटिक यौगिक हैं वो हम ये पढ़ चुके हैं कि वो योगात्मक की अपेक्षा प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं देते हैं। अब प्रतिस्थापी अभिक्रियाओं में भी आप जानते हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापी। मतलब
यौगिक पे जिस प्रकार का भी अभिकर्मक आक्रमण कर रहा है, जिस प्रकार का रिएजेंट अटैक कर रहा है, वो यदि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो वो अभिक्रिया कहलाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यदि वो नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल है, तो वो कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उन एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करेगा। क्यों इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करेगा? क्योंकि आप सब देख चुके हैं बेंजीन की संरचना में कि बेंजीन की संरचना एक समतल है, चक्रीय है, और उसके ऊपर और नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो वो चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन के पास अवेलेबल है, तो अब स्वाभाविक सी चीज है, उसके ऊपर कोई ऐसी चीज तो आक्रमण नहीं कर सकती जो स्वयं भी इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो ऑब्वियसली आक्रमण कौन करेगा? जिसे इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है या जिसकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ एफिनिटी है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इस पर आक्रमण करते हैं और इसीलिए एरोमेटिक यौगिक जो हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं देते हैं। हालांकि ये याद रखिए कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो अपनी एरोमेटिसिटी मेंटेन करके रखना चाहते हैं, वो स्वयं में बहुत स्थायी हैं और स्वयं में वो बहुत खुश हैं। इस वजह से वो कोई भी अभिक्रियाएं आसानी से नहीं देते हैं तो प्रतिस्थापी देते हैं, प्रतिस्थापी में भी इलेक्ट्रोफिलिक देते हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत स्थायी होते हैं तो यदि इलेक्ट्रोफाइल भी है तो कोई साधारण इलेक्ट्रोफाइल नहीं, बहुत प्रबल इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, तभी जाकर के अभिक्रिया संभव है, अन्यथा नहीं। अब कैसे होती है ये इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया कैसे होती है? दो पदों में संपन्न होती है। पहले पद में आप देखिए, जैसे हमने ये लिया बेंजीन, आक्रमण कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल पर आक्रमण करने के लिए आवश्यक है कि कहीं पे यहां हमारे को एक नेगेटिव चार्ज दिखे। एक बात ध्यान रखिएगा, मैकेनिज्म जो होता है किसी भी क्रिया की, जो हम क्रिया विधि लिखते हैं, ये हमारी समझ से और जो हमें अवेलेबल एविडेंसेस होती हैं, जो हमारे पास साक्ष्य होते हैं, उनके आधार पर एक काल्पनिक अभिक्रिया लिखी जाती है। ऐसा कभी दिखेगा नहीं वास्तव में कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव किए, ये चीजें दिखती नहीं है, ये चीजें समझने के लिए होती हैं। तो बेंजीन में मान लीजिए ये जो डबल बॉन्ड था, इसके इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर लोकलाइज हुए। अब आपको जैसे अभी समझाया कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसके बाद भी अभिक्रिया धीरे ही होती है, तो ये धीरे होगी ये अभिक्रिया। आरडीएस स्टैंड्स फॉर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। जो आपका वेग निर्धारण पद होता है उसको हम कहते हैं आरडीएस, वो धीरे चलने वाला पद होता है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज के आने से ये जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ई पॉजिटिव, ये यहां पर आक्रमण करेगा। जब ये यहां पर आक्रमण करेगा तो देखिए, इसको समझिए, ये इलेक्ट्रोफाइल तो जुड़ेगा ही और यहां पर अभी हाइड्रोजन तो था ही, वो कहीं गया थोड़ी है, वो हाइड्रोजन यहीं पर ही है। लेकिन इस डबल बॉन्ड के इधर लोकलाइज हो जाने के कारण इस कार्बन पर आ जाता है धनावेश। ये देखिए, ये आ गया यहां पर धनावेश, इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ गया और हाइड्रोजन ऑलरेडी था ही। तो अब ये जो कार्बन था हमारा, ये sp2 था ओरिजिनली मूल रूप से ये sp2 संकरित कार्बन था, अब ये हो गया sp3 कार्बन। अब इसमें अनुनाद होगा। अनुनाद कैसे होगा? चूंकि यहां पर धनावेश है, इस धनावेश को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये डबल बॉन्ड बहुत फुर्ती से यहां पर शिफ्ट होगा। ये तो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन नतीजा इस कार्बन पर धनावेश आ जाएगा। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के अलावा, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, जो हमारा sp3 कार्बन में परिवर्तित हो गया है, उसके अलावा शेष 5 कार्बन्स पर गोल घूम रहा है। इसीलिए हम इसका जो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कैसे बनेगा? ये देखिए, इस सर्कल को अगर आप देख रहे हो, मैंने कंप्लीट नहीं किया है, ये कंप्लीट सर्कल नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये इस कार्बन से और इस कार्बन तक पॉजिटिव चार्ज जो है वो गोल घूम रहा है, लेकिन ये हमारा sp3 कार्बन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कुछ भी नहीं है यहाँ पर।
तो जो चार्ज है हमारा, जो आवेश है, वो केवल इस कार्बन से इस कार्बन तक फैला हुआ होता है। और ये जो एक मध्यवर्ती स्पीशीज बनी हमारी, इसे हम कहते हैं अरीनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वीलैंड कॉम्प्लेक्स या साइक्लोहेक्साडाइनाइल कैटायन। ये सारे इसके एक्सेप्टेड नाम हैं, जो अप्रूव्ड नाम हैं इसके, ये सारे। और याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से इनमें से किसी भी नाम से परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है। अरीनियम आयन को समझाइए, सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वीलैंड कॉम्प्लेक्स से आप क्या समझते हैं, साइक्लोहेक्साडाइनाइल की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जाता है, पर ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो आपका बीच का इंटरमीडिएट है, एक मध्यवर्ती है। तो ये होता है प्रथम पद इस दो पद वाली अभिक्रिया में। उसके बाद हम आते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में बहुत सिंपल होता है कि यहां पर हमने अभी देखा था पिछले में कि ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल, ये दोनों के दोनों जुड़े हुए थे। सेकेंड स्टेप में ये हाइड्रोजन अलग हो जाता है और साथ में ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दे जाता है। अब की बार क्या होगा, यहां पर अटैक किसने किया, ए नेगेटिव ने। अब नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, ये है आपका न्यूक्लियोफाइल। ये एक नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण करता है। नाभिक स्नेही जैसे ही आक्रमण करता है, वैसे ही ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर और इसके पास आ जाएगा और अल्टीमेटली HA ये इस नाभिक स्नेही के साथ जुड़ गया। यहां पर हमारे पास वही पूरी हमारी जो एरोमेटिक स्थिति थी वो हमारी वापस से रिस्टोर हो गई और ये बन गया हमारा एक प्रतिस्थापी यौगिक या प्रतिस्थापी उत्पाद। ये वाला पद जो है ये फास्ट होता है। इस तरह से दो पदों में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। इसी चीज को ही हम ग्राफिकली समझाएंगे और एरिनियम आयन की एग्जिस्टेंस का हम एक एविडेंस देखेंगे। एक्स एक्सिस पर हमने लिया है रिएक्शन, इस दिशा में बढ़ रहा है, फ्री एनर्जी इस दिशा में बढ़ रही है। ये देखिए, ये रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट, रिएक्टेंट क्या था, बेंजीन रिंग प्लस EA, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये दोनों का मिला हुआ एक यौगिक था। प्रोडक्ट में क्या हुआ कि यहाँ पर E जो इलेक्ट्रोफाइल था वो तो इधर जुड़ गया, जबकि यहाँ से H जो था वो हट करके और इस A के साथ, इस नाभिक स्नेही के साथ जुड़ गया। ये हमारा ये ओरिजिनल रिएक्टेंट है, ये ओरिजिनल हमारा प्रोडक्ट है और रिएक्शन होती है इस तरह से। ये दो पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है और दो पदों में संपन्न होती है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि यहाँ पर बीच में ये पहला पद और ये उसके बाद दूसरा पद, और ये जो बीच में बना ये हमारा वीलैंड कॉम्प्लेक्स या जो अरीनियम कॉम्प्लेक्स या साइक्लोहेक्साडाइनाइल जो हमने बनाया था अभी अपना आयन, ये यहाँ पर आएगा। तो ये इस तरह से हमें एक एविडेंस मिलता है कि ये अरीनियम आयन जो है उसका वाकई में अस्तित्व है। ये दो पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया होती है। क्रिया कारक से लेके फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, प्रथम संक्रमण अवस्था तक की जो ऊर्जा का अंतर होता है उसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 1, सक्रियण ऊर्जा पहले पद की। और उसके बाद जो हमारा ये जो इंटरमीडिएट बना है हमारा मध्यवर्ती से और जो सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट है, जो द्वितीय संक्रमण अवस्था है, वहां तक का ऊर्जा का जो अंतर है वो कहलाता है हमारा सक्रियण ऊर्जा 2। इस तरह से ये पूरा हमारी अभिक्रिया संपन्न होती है। और यहाँ पर ये देखिए, ये बीच में ये जो बनता है, दिस इज द एरिनियम आयन या जिसे हम वीलैंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इस तरह से ये आपका पूरा संपन्न होता है जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखते हैं, ये उसका मैकेनिज्म होता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे कि किस किस प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाता है बेंजीन, कौन कौन सी अभिक्रियाएं दर्शाता है, क्या उनका मैकेनिज्म होता है, बर्च रिडक्शन क्या होता है, ये सारा हम करेंगे। अभी तक के लिए आपने जो देखा कि किस तरह से एरोमेटिसिटी क्या होती है, क्या क्या कंडीशंस हैं किसी भी यौगिक को एरोमेटिक होने के लिए, क्या क्या गुण उसमें होने चाहिए, हकल का नियम क्या होता है, क्या क्या उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, n की अगर हम वैल्यू अलग करते हैं तो, और फिर किस प्रकार से प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं होती हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और क्या उनकी अभिक्रिया की विधि होती है, क्रिया विधि।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार।